आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल लेजिटिमेट। व्हाट इफ उस पैसे का सोर्स कहीं डीप डाउन क्राइम से कनेक्टेड हो? Exactly. आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। टॉपिक नेम: द वाइट ट्रूथ ऑफ ब्लैक मनी, द डीप लिंक बिटवीन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म। Bilkul. And the broad micro theme for today's discussion is डिकोडिंग द शैडो इकोनॉमी। we have some fantastic security class notes and lecture snippets from a listener जो money laundering और terrorism के इस deep nexus को layer by layer uncover करते हैं. So if you're ready for this deep dive, make sure you hit that subscribe button, like and turn on notifications. You don't want to miss this. Correct. हमारा मिशन सिंपल है, ये समझना कि कैसे इलीगल पैसा हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर करता है और कंट्री की इकोनॉमी, सोसाइटी और सिक्योरिटी को अंदर से खोखला कर देता है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डीप हैं। ओके, सो लर्निंग मैप फॉर टुडे। पहले we'll talk about the impacts of money laundering, फिर measures to combat it, उसके बाद the real challenges we face, और finally सबसे crucial हिस्सा, the organized crime terrorism nexus. Ready? Let's do it. Okay, first topic. Topic name: Impacts of money laundering. Broad micro theme: the ripple effect of a financial crime. Let's start with the economic impact. नोट्स में एक बहुत हेवी टर्म यूज किया गया है, जी, इकोनॉमिक सॉवरेंटी। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट। इकोनॉमिक सॉवरेंटी का मतलब बेसिकली एक कंट्री की एबिलिटी है टू कंट्रोल इट्स ओन इकोनॉमिक पॉलिसीज। समझे? ओके, सो देश अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है, सिंपल। हाँ, और सोचो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, सो दे आस्क द आरबीआई टू लेट्स से इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। राइट, ठीक है, ताकि बोरोइंग महंगी हो और लोग कम पैसा खर्च करें। परफेक्ट। लेकिन जब सिस्टम में ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का ब्लैक मनी, एक शैडो इकोनॉमी पैरेलल चल रही हो, तो आरबीआई के डिसीजंस का उस पैसे पर तो कोई असर ही नहीं होगा। एग्जैक्टली। वो पैसा तो कैश में डील हो रहा है, अनअकाउंटेड, सो द गवर्नमेंट्स पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव। बेसिकली आपकी इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल क्रिमिनल्स के हाथ में चला जाता है। दैट इज द लॉस ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेंटी। हाउ? सो यू आर सेइंग कि गवर्नमेंट अपनी ही इकोनॉमी में एक गेस्ट बन जाती है। दैट्स स्कैरी। और फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या? उन पर क्या इंपैक्ट होता है? गुड क्वेश्चन। फॉरेन इन्वेस्टर्स हमेशा स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी देखते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि एक कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम मनी लॉन्ड्रिंग से भरा हुआ है, तो उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। उनका रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल, वो इन्वेस्ट करने से डरते हैं या फिर वो हाई रिटर्न्स डिमांड करते हैं टू कवर द रिस्क। इससे कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई कम हो जाता है। और इसका मतलब है कम जॉब्स, कम ग्रोथ। इट्स अ चेन रिएक्शन। प्रिसाइसली। एक और चीज है टैक्स इवेशन। मनी लॉन्ड्रिंग का कोर ही यही है। सो गवर्नमेंट को जो टैक्स रेवेन्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जिससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल स्कीम्स सबके लिए पैसा कम पड़ जाता है। Yes. So the first cross question here for our listeners to think about: how does a parallel shadow economy make a country's official monetary policy ineffective? थोड़ा सोचो इस पर। ओके, अब आते हैं इसके सोशल इम्पैक्ट पर। ये तो और भी सटल बट डेंजरस। Absolutely. जब लोगों को दिखता है कि क्रिमिनल्स, करप्ट ऑफिशियल्स ये सब इलीगल पैसों से लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और उन्हें कोई पकड़ नहीं रहा। तो ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग लोगों का सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। उन्हें लगता है मेहनत करके क्या फायदा। Exactly. It erodes the moral fabric of society. एक ऐसी कल्चर पैदा होती है जहां any means are okay to earn money वाला एटीट्यूड नॉर्मल हो जाता है। एथिक्स पीछे छूट जाते हैं। So, second cross question: why is money laundering not just a financial crime but also a social one? Great one. Now think of a real life example. एक छोटा शॉपकीपर है जो हर साल ईमानदारी से टैक्स भरता है। वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ी दुकान है जिसका ओनर ब्लैक मनी से बिजनेस कर रहा है, उससे सस्ते में माल बेच रहा है एंड फ्लॉन्किंग वेल्थ। उस ऑनेस्ट शॉपकीपर के मन में क्या आएगा कि मैं ही बेवकूफ हूँ, शायद मुझे भी गलत रास्ता अपनाना चाहिए। करेक्ट, दैट्स अ सोशल इम्पैक्ट। लोगों का गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशंस जैसे पुलिस, जुडिशरी, उन सब पर से ट्रस्ट उठ जाता है और ये सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है। Okay, my turn for a cross question. How does the success of money launderers discourage honest taxpayers? एक्सीलेंट पॉइंट। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। ये सब देश के अंदर की बात नहीं है ना। राइट, नोट्स में पनामा, केमन आइलैंड्स जैसी जगहों का जिक्र है। ये टैक्स हेवन्स क्या हैं? टैक्स हेवंस बेसिकली ऐसी कंट्रीज हैं जिनके बैंकिंग सीक्रेसी लॉज बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब वहाँ के बैंक्स अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी कंट्री की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ शेयर नहीं करते। तो ये क्रिमिनल्स के लिए सेफ डिपॉजिट बॉक्स जैसा हो गया? बिल्कुल, एक सेफ हेवन। यहाँ पैसा आता है डजन्स ऑफ शेल कंपनीज, यानी सिर्फ कागज पर एग्जिस्ट करने वाली कंपनीज से गुजरता है और फिर एकदम क्लीन इन्वेस्टमेंट बनकर दुनिया के किसी और कोने में निकल जाता है। प्रिसाइजली। अब इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट सोचो। यही पैसा इलेक्शंस को फंड करने में यूज होता है, यही पैसा पॉलिटिशियंस को ब्राइब करने में यूज होता है और सबसे डेंजरस यही पैसा टेररिज्म को फंड करने में यूज होता है। जिससे कंट्रीज के बीच में टेंशन क्रिएट होती है, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। सो माय फोर्थ क्रॉस क्वेश्चन: व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ अ टैक्स हेवन दैट मेक्स इट अट्रैक्टिव फॉर मनी लॉन्ड्रिंग? The main feature is strict banking secrecy laws. Simple. And final cross question for this section: how does laundered money entering politics threaten democracy? It threatens democracy by creating a system where leaders are loyal to their criminal funders, not to the people who voted for them. It's a direct attack on the democratic process. Okay, this is a lot to take in. चलो, एक प्रैक्टिस क्यों लेते हैं? Yes, pause the podcast and practice saying, money laundering undermines economic sovereignty, erodes social morals, and creates global instability through tax havens. Perfect. और इस टॉपिक का मिनी रिकैप। In short, money laundering isn't just about hiding money. It's a poison that weakens a country's economy, society, and its standing in the world. चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नेम:
measures to combat money laundering. and the broad micro theme, the legal and institutional arsenal. तो इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? Let's talk about the legal framework in India. राइट हमारे पास सेवरल लॉज हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट जो आपकी इनकम पर नजर रखता है, फिर है बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट। बेनामी मतलब जिसका कोई नाम ना हो। करेक्ट, ऐसी प्रॉपर्टीज जो खरीदी किसी और के पैसे से गई हैं लेकिन नाम किसी और का है। ये एक्ट उन मास्क को हटाने के लिए है। लेकिन इन सबका द बिग बॉस इज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या PMLA 2002। PMLA, ये नाम हम न्यूज में बहुत सुनते हैं। नोट्स में इसके बारे में एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा, इसकी स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस और बर्डन ऑफ प्रूफ वाली बात। यस, ये इस एक्ट का कोर है। It says the burden of proof is on the accused, not the government. एक मिनट, ये तो हमारे पूरे लीगल सिस्टम का जो फाउंडेशन है, innocent until proven guilty, उसको completely flip कर देता है। बिल्कुल, एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस लॉ सो पावरफुल और साथ ही सो कंट्रोवर्शियल। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्राइम है। इसके एविडेंस ट्रेल्स हजारों ट्रांजैक्शंस और मल्टीपल कंट्रीज में फैले होते हैं। तो इससे लड़ने के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉ की जरूरत है। दैट्स द आर्गुमेंट। नोट्स में विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का भी रेफरेंस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन स्ट्रिक्ट प्रोविजंस को अपहोल्ड किया। उन्होंने कहा कि अक्यूज को ECIR, जो कि FIR जैसी रिपोर्ट है, उसकी कॉपी पाने का भी फंडामेंटल राइट नहीं है। Wow, this makes defense very, very difficult for the accused. तो पहला क्रॉस क्वेश्चन यहाँ बनता है, what is the single most controversial provision of the PMLA? The reversal of the burden of proof. The accused has to prove their innocence. Right, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। गवर्नमेंट्स इसे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए यूज कर सकती है। इस पार के मिसयूज का रिस्क नहीं है। रिस्क हमेशा रहता है, किसी भी पावरफुल लॉ के साथ ये रिस्क जुड़ा होता है। That's why the role of courts and an alert civil society becomes even more important. But for now, let's understand the framework. My cross question: why did the Supreme Court in the Vijay Madan Lal Chaudhary case uphold these strict PMLA provisions? The court recognized money laundering as a heinous crime that affects the nation's financial health, justifying the stringent measures. ठीक है, अब लीगल फ्रेमवर्क के अलावा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। एजेंसीज। Yes, सबसे प्रोमिनेंट है द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED। इनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, एसेट्स को अटैच करना यानी जब्त करना। ED के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन नोट्स में एक और नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया या FIUIND। इनके बारे में लोग कम जानते हैं। हाँ, FIUIND को आप कंट्री का फाइनेंशियल डिटेक्टिव समझ सकते हैं। ये किसी एक इंडिविजुअल के पीछे नहीं जाते, ये बेसिकली मिलियंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के डेटा में पैटर्न्स ढूंढते हैं। पैटर्न्स, हाँ। जैसे अगर अचानक से 500 अलग अलग बैंक अकाउंट से छोटे छोटे अमाउंट्स एक ही सस्पिशियस अकाउंट में डिपॉजिट होने लगे, तो इनका सिस्टम एक रेड फ्लैग रेस कर देगा। एग्जैक्टली या फिर लार्ज कैश डिपॉजिट जस्ट बिफोर अ मेजर टेरर अटैक। ये एजेंसी शोर में से अ विस्पर को पकड़ती है। दे कनेक्ट द डॉट्स। ओके, सो थर्ड क्रॉस क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द रोल्स ऑफ द ED एंड द FIUIND? The ED is an investigative agency that acts after a crime is suspected. The FIUIND is an intelligence agency that proactively looks for suspicious patterns in data to prevent crime. दैट्स अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन। ये तो हुई इंडिया की बात, बट पैसा तो सेकंड्स में बॉर्डर्स क्रॉस कर जाता है। ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है? Globally, the biggest body is the Financial Action Task Force या FATF। ये दुनिया का फाइनेंशियल पुलिसमैन है बेसिकली। पुलिसमैन मतलब? FATF स्टैंडर्ड सेट करता है, रूल्स बनाता है फॉर फाइटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, और फिर ये देखता है कि कौन सी कंट्री इन रूल्स को फॉलो कर रही है और कौन सी नहीं। जो कंट्रीज कोऑपरेट नहीं करती, उन्हें ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। करेक्ट। ग्रे लिस्ट में आने का मतलब क्या? सिर्फ बदनामी है या इसका कोई रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट भी होता है? इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत गहरा होता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेप्यूटेशन। ग्रे लिस्ट में होने का मतलब है कि उस कंट्री के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना रिस्की है। ओके, इससे उस देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट महंगा हो जाता है। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी बॉडीज से लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ तक कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उन्हें अपने घर पैसा भेजने में भी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी और फीस का सामना करना पड़ता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक आइसोलेशन। सो इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द कॉमन सिटीजन। My cross question: why is being put on the FATF grey list more than just a matter of national shame? Because it triggers real economic consequences, making international trade and finance difficult and expensive for that country. Final cross question for this topic: between legal acts like PMLA and global bodies like FATF, which do you think is a stronger deterrent for a potential money launderer? That's a great question. PMLA is the immediate threat of prosecution. FATF is a systemic long-term pressure. I'd say for an individual, PMLA is the bigger fear, but for a country enabling money laundering, FATF is the bigger threat. Interesting perspective. Okay, practice time. Pause and practice. Saying, India uses PMLA and agencies like ED and FIU, while globally the FATF sets standards and uses grey blacklists to combat money laundering. And the mini recap? In short, a multi-layered defense exists combining strict domestic laws with international pressure to fight financial crime. Okay. अगर इतने सारे लॉज हैं, इतनी एजेंसीज हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम अभी भी इतनी बड़ी क्यों है? Which brings us to our next topic. Topic name: the real challenges. Broad micro theme: the obstacles in the fight. तो क्या कारण है? ऐसा लगता है we are prepared on all fronts, फिर भी क्रिमिनल्स आगे निकल जाते हैं। इसकी कई कॉम्प्लेक्स वजहें हैं। पहली है प्रोसीजरल चैलेंज। सिर्फ इंडिया में ही ED, CBI, स्टेट पुलिस, इन सब एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा इशू है।
सबका अपना jurisdiction, अपनी priorities, ego clashes भी होते होंगे? बिल्कुल, डेटा शेयरिंग सीमलेस नहीं है। एक एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन दूसरी को पता ही नहीं चलती। सेकंड, पॉलिटिकल विल की कमी। अक्सर इस गेम में इतने पावरफुल लोग इन्वॉल्व होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को बीच में ही रोक दिया जाता है। So a lack of interagency coordination and a lack of political will. These are classic problems. इसके अलावा आज के टाइम की सबसे बड़ी चैलेंज, जिसका जिक्र नोट्स में भी है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी तो एजेंसीज को हेल्प भी करती है ना? इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। लेकिन क्रिमिनल्स इसको हमसे बेहतर यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वर्चुअल करेंसीज एंड क्रिप्टो करेंसीज। इन्होंने तो क्रिमिनल्स को एक इनविजिबल क्लोक, एक अदृश्य चोगा पहना दिया है। एक्सप्लेन दिस। क्रिप्टो का क्या रोल है? देखो, नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन ट्रैक हो सकता है। बैंक ए से बैंक बी में पैसा गया, पुलिस कैन गेट द रिकॉर्ड्स। बट क्रिप्टो, इसका कोई सेंट्रल बैंक नहीं है। इट्स डिसेंट्रलाइज्ड। राइट। एक क्रिमिनल इंडिया में बैठकर नाइजीरिया के किसी टेरर ग्रुप को बिटकॉइन भेज सकता है और किसी भी कंट्री की एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। इट इज बॉर्डरलेस, अनोनिमस एंड ऑलमोस्ट अनट्रेसेबल। इसे डिजिटल हवाला भी कहते हैं। Digital hawala, that's a powerful term. So, first cross question. Why is cryptocurrency a dream come true for money launderers? Because of its key features, anonymity, decentralization, and borderless transactions, which make it extremely difficult for law enforcement to track. Okay. नोट्स में encrypted communication का भी जिक्र है? Yes. आजकल सारे क्रिमिनल नेटवर्क्स, टेररिस्ट ग्रुप सब encrypted एप्स यूज करते हैं, जैसे सिग्नल, टेलीग्राम। उनके मैसेजेस एंड टू एंड encrypted होते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उन चैट्स को पढ़ ही नहीं सकती? Exactly. वो उस कमरे के बाहर खड़े हैं जिसके अंदर क्रिमिनल्स प्लानिंग कर रहे हैं और दरवाजे पर एक ऐसा लॉक लगा है जिसकी की किसी के पास नहीं है। This is a huge challenge. So my cross question, how does end-to-end encryption create a blind spot for intelligence agencies? It creates a blind spot by making the content of communications completely inaccessible. Agencies may know who is talking to whom, but they don't know what they're talking about. That's a critical difference. A third challenge is global, right? Tax havens. हमने उन पर बात की. Yes, the existence of non-cooperative jurisdictions. जब तक दुनिया में ऐसे सेफ हेवन्स एग्जिस्ट करती रहेंगी, मनी लॉन्ड्रिंग को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन है। पैसा हमेशा वहां चला जाएगा जहां उसे छुपने की जगह मिलेगी। So it's a chain और इसकी सबसे weak link वो non-cooperative country है. So third cross question, why can't a single country, no matter how powerful, win the fight against money laundering alone? Because money laundering is a transnational crime. Money flows across borders in seconds. Without global cooperation, criminals will always find a weak link or a safe haven to exploit. Makes sense? और क्या challenges हैं? What about the speed? You've hit the nail on the head. The speed of financial transactions versus the speed of legal procedures. एक criminal सेकंडों में पैसा एक देश से दूसरे देश भेज सकता है, लेकिन legal request, letter rogatory भेजकर information लेने में महीनों लग जाते हैं। So by the time agencies react, the money is already gone. It has moved through 10 different countries and 20 different accounts. The trail goes cold. It's a race where the criminals always have a head start. So fourth cross question, what is the speed mismatch challenge in fighting money laundering? It's the mismatch between the instantaneous speed of electronic financial transactions and the slow, bureaucratic pace of international legal cooperation. And a final cross question from me for this section. Of all these challenges, coordination, technology, tax havens, and speed, which one do you think is the hardest to solve? I would say technology, because it evolves so fast. By the time you create a law for Bitcoin, a new, more anonymous crypto coin is already in the market. It's a constant cat and mouse game, where the technology always seems to be one step ahead of the regulation. True. The pace of technological change is relentless. Okay, let's take a practice cue. Pause and practice saying, the key challenges are poor inter-agency coordination, the rise of untraceable cryptocurrencies and encrypted communication, and the slow pace of international legal cooperation. And a quick mini recap. In short, despite strong laws, the fight against money laundering is hampered by internal inefficiencies, technological loopholes, and a lack of global unity. और ये सारा पैसा, ये सारी टेक्नोलॉजी जब टेररिज्म के हाथों में पहुंचती है, तब इसका सबसे स्कैरी फॉर्म सामने आता है. Which brings us to our final and most critical topic. Topic name? The organized crime terrorism nexus. Broad micro theme. When greed meets ideology. Okay, let's first define the two, organized crime and terrorism. इनमें basic difference क्या है? The fundamental difference lies in their motive. The primary motive of organized crime is पैसा, profit. Yes, profit, greed. चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग से आए या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से या एक्सटॉर्शन से, देयर गोल इज फाइनेंशियल गेन. जबकि टेररिज्म का मोटिव पॉलिटिकल, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल होता है. वो दुनिया को अपने नजरिए से बदलना चाहते हैं और उसके लिए वायलेंस यूज करते हैं. एग्जैक्टली. एक का मोटिव है ग्रीड, दूसरे का आइडियोलॉजी. तो फिर ये दो अलग-अलग वर्ल्ड्स आपस में मिलते कैसे? यहाँ एक बहुत अच्छी एनालॉजी काम आ सकती है. सोचो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक हाई परफॉर्मेंस कार इंजन है जो प्रॉफिट के फ्यूल पर चलता है, बहुत पावरफुल. ओके. टेररिस्ट वो ड्राइवर है जिसे एक खास मंजिल तक पहुंचना है, एक आइडियोलॉजिकल गोल अचीव करना है, लेकिन उसके पास अपना इंजन नहीं है. जब ये दोनों मिल जाते हैं, एक ऐसी डेंजरस गाड़ी तैयार हो जाती है जिसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट एनालॉजी. इट सिंप्लीफाइज द नेक्सस. नोट्स में इनके रिलेशनशिप्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला, कोएग्जिस्टेंस. मतलब वो एक ही एरिया में ऑपरेट करते हैं पर आपस में इंटरैक्ट नहीं करते. करेक्ट. दूसरा एंड मोर कॉमन इज कोऑपरेशन. यहाँ वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. इट्स अ बिजनेस डील.
राइट। नोट्स में 2004 मड्रिड ट्रेन बॉम्बिंग्स का एग्जाम्पल है। यस, अटैक तो अलकायदा के टेररिस्ट ने किया था, लेकिन उन्हें जो एक्सप्लोजिव सप्लाई किए थे वो एक लोकल क्रिमिनल ग्रुप ने किए थे। क्रिमिनल्स को पैसा मिला, टेररिस्ट को एक्सप्लोजिव्स। अ विन विन फॉर देम, अ लूज लूज फॉर ह्यूमैनिटी। एंड द थर्ड कैटेगरी इज द मोस्ट डेंजरस वन, कॉन्फ्लुएंस, मतलब आपस में मिल जाना, मर्ज हो जाना। बिल्कुल, जहां एक टेररिस्ट ग्रुप खुद ही क्राइम करने लगता है तो फंड इटसेल्फ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तालिबान, जो एक आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर शुरू हुआ था। बट अब अफगानिस्तान के ओपियम और ड्रग ट्रेड पे पूरी तरह से कंट्रोल करके एक क्रिमिनल सिंडिकेट भी बन चुका है। करेक्ट, या आइडियोलॉजी और क्राइम एक हो जाते हैं। सो माय फर्स्ट क्रॉस क्वेश्चन, व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लुएंस इन द क्राइम टेरर नेक्सस? Cooperation is a transactional relationship, like two companies doing business. Confluence is a merger, where one entity adopts the characteristics of the other. The terrorist group becomes the criminal group. परफेक्ट। अब इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। Yes, नॉर्थ ईस्ट में इसके एग्जांपल्स मिलते हैं। रेबल ग्रुप्स जो हैं वो ड्रग ट्रैफिकर्स को सेफ पैसेज प्रोवाइड करते हैं। यस, फॉर अ फी। और नक्सल अफेक्टेड एरियाज में माओइस्ट्स इलीगल माइनिंग माफिया को प्रोटेक्शन देते हैं और उनसे टैक्स वसूलते हैं। दे कॉल इट अ रेवोल्यूशनरी टैक्स। सो इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। माय क्रॉस क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, what service do insurgent groups typically provide to criminal networks? They provide protection, safe passage through the territory they control, and access to their network of routes and contacts. Basically, they provide a secure operating environment. तो इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ? ये नेक्सिस इतना डेंजरस क्यों है? इसका मतलब यह है कि ये नेक्सस एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। ये दोनों ग्रुप्स को पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बना देता है। फोर्स मल्टीप्लायर, हाउ? सोचो, एक टेररिस्ट ग्रुप को अब सिर्फ अपने सपोर्टर्स के डोनेशन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। उसे एक क्रिमिनल नेटवर्क का पूरा फाइनेंशियल रिसोर्स मिल जाता है, अनलिमिटेड कैश फ्लो। और क्रिमिनल ग्रुप को क्या मिलता है? उसे मिलता है पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो टेरर ग्रुप्स के पास होते हैं, और एक आइडियोलॉजिकल मोटिव जो उनके फुट सोल्जर्स को मोटिवेट करता है। दिस मेक्स देम बोथ फार मोर रेजिलिएंट एंड डेंजरस। So, third cross question. How does a crime terror nexus act as a force multiplier? By combining the financial power and logistical networks of criminals with the ideological motivation and military tactics of terrorists, making the resulting entity stronger than the sum of its parts. The whole is greater than the sum of its parts. I get it. Fourth cross question. For a government, which is harder to fight, a pure terrorist group or a terror group involved in organized crime? Definitely the latter. A pure terrorist group can be defeated by cutting off its ideological support or its limited funding. But a group with a criminal enterprise has a self-sustaining source of income. It's much harder to kill financially. Makes sense. Final cross question for the discussion. Why would an organized crime group whose goal is only profit risk collaborating with a high-profile terrorist organization? For access to new markets, advanced weaponry, and a level of fear and influence that money alone can't buy, collaborating with terrorists can give a criminal group a strategic advantage over its rivals. A strategic advantage. Okay. Time for our last practice cue of the day. Okay? Pause and practice saying, the crime terror nexus is a force multiplier where criminals provide funds and logistics and terrorists provide weapons and ideological fervor, making both groups more dangerous. And a final mini recap for this section. In short, when organized crime and terrorism cooperate or merge, they create a hybrid threat that is financially robust, militarily capable, and incredibly difficult to defeat. Wow. What a deep and frankly disturbing discussion. तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ कुछ अमीर लोगों का टैक्स बचाने का तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जहरीली नदी है जो हमारे समाज की रूट्स को खोखला करती है, हमारी इकोनॉमी को कमजोर करती है और आखिर में जाकर टेररिज्म की प्यास बुझाती है। Well said. Chalo, let's do a final enthusiastic recap for our listeners. We discussed the broad micro theme, decoding the shadow economy. Yes. First, we talked about the impacts of money laundering. Economically, it destroys a country's economic sovereignty. Socially, it erodes moral values and trust in institutions. Globally, it creates instability through tax havens and funding conflicts. Then we move to measures to combat it. In India, the key weapon is the powerful but controversial PMLA 2002 enforced by the ED. We also have the FIU-IND for financial intelligence. Globally, the FATF acts as a watchdog, using its grey and blacklists to pressure countries. After that, we explored the real challenges, internal issues like poor agency coordination and lack of political will, the massive challenge of new technologies like untraceable cryptocurrencies and encrypted communication, and the global problem of non-cooperative tax havens. And finally, we connected the dots with the organized crime terrorism nexus. We understood the difference between greed-driven crime and ideology-driven terror. We saw how they cooperate or even merge, acting as a force multiplier. This nexus is a hybrid threat, making both groups more powerful and harder to defeat. Fantastic recap. Now, for our listeners to truly imbibe this content, here are 6 short content probes. Try to answer these out loud. Number 1. Explain economic sovereignty in one sentence using the analogy of a car. Number 2. What is the main difference between the PMLA and the Banami Transactions Act? Number 3. Why is the FATF's grey list a powerful tool of economic pressure? Number 4. Name 2 technologies that have made money laundering easier and harder to detect. Number 5. What is the difference between cooperation and confluence in the crime terror nexus? And number 6. Explain the term force multiplier in this context. And finally, here's a simple challenge for you all.
Rehearse presenting one segment of today's discussion, for example, the challenges posed by cryptocurrency, out loud to a friend or even to your reflection in the mirror. See if you can explain it clearly in 2 minutes. Great challenge. और अब an out-of-the-box thought to leave our listeners with. Go ahead. हमने बात की साफ और गंदे पैसे की, बट आगे के लिए एक थॉट। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट्स और क्रिप्टो करेंसी हमारी लाइफ का नॉर्मल हिस्सा बनती जाएगी, द लाइन बिटवीन अ लेजिटिमेट इकोनॉमी एंड एन इलीगल शैडो इकोनॉमी और भी ब्लरी हो सकती है। Interesting. फ्यूचर में रियल चैलेंज सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ना नहीं होगा, बल्कि ये डिफाइन करना होगा कि एक क्लीन ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है। जब हर चीज डिजिटल और पोटेंशियली अनोनिमस हो सकती है, तो आप क्लीन और डर्टी पैसे में फर्क कैसे करेंगे? That is a profound and slightly unsettling thought for the future of finance and security. इस जरूरी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू द डीप डाइव। Don't forget to subscribe, share, and leave your comments. We read all of them.